खबरदार, अपने हाथ सर से ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। वर्तमान ने मेरी बात सुनकर कहा, हिंदी में बात करो, मुझे गुजराती नहीं आती। उसके लहजे में लौटते एतमाद से मुझे अंदाजा हुआ कि वो हैरत के झटके से संभल चुका है। ये मेरे लिए कोई अच्छी अलामत नहीं थी। उसने गालिबन मेरे चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा लिया था कि मैं उसकी बात समझ चुका हूँ। लिहाजा इससे पहले कि मैं हिंदी में अपनी बात दोहराता, उसने गंभीर लहजे में कहा, तुम कौन हो और तुमने वर्तमान के साथ क्या किया है? क्या उसे गोली मार दी? मैंने पुरएतमाद गूंजदार लहजे में कहा, हाँ, उसे ही नहीं, मैं नीचे वाले कमरे में मौजूद तुम्हारे दोनों साथियों को भी नर्क में पहुंचा चुका हूँ। अब मैं हिंदी में बात कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि मेरे लहजे से सफाकी और शकावत टपक रही हो। मैंने कहा, और अगर तुमने मेरा हुक्म मानने में जरा भी हिचकिचाहट दिखाई तो मैं तुम्हारी पेशानी में खिड़की खोलने में भी देर नहीं लगाऊंगा। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा रखी थी और पूरी तवज्जो से मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज सुन रहा था। मेरी बात सुनने और बरेटा की नाल की हरकत के साथ उसकी आंखों में गहरा खौफ लहराया, मगर लगभग फौरन ही उसके चेहरे पर से तनाव के तासुरात गायब होने लगे और उनकी जगह एक अजीब सा एतमाद छा गया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जो कोई भी हो और जिस इरादे से भी यहाँ आए हो, तुमने ये सब करके अपनी मौत को दावत दी है। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। मैंने उसकी बात पूरी होते ही खूंखार लहजे में कहा, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। मुझे डराने की कोशिश छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मगर मुझे लगा कि मेरे डरावे का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसने मुझे चिढ़ाने बल्कि धमकी देने वाले लहजे में कहा, तुम भी मेरे मरने की फिक्र छोड़ो। तुम्हारे पास पिस्तौल है ना? फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से गोली चलाओ और गुरप्रीत और मेरे बाकी दोनों साथियों की तरह मुझे भी मार डालो। वो खबीस बखूबी भांप चुका था कि मैं गोली चलाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि फायर होने के धमाके की गूंजदार आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक जाएगी। वो मुझे बेबस समझकर चूहे बिल्ली का खेल खेलने पर उतर आया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है तुम गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे कत्ल करने के कुछ ही देर के बाद तुम्हारी लाश भी यहीं पड़ी होगी। उसने खबासत भरी नजरों से मुझे देखा और फिर अपने लहजे में बेपरवाही भरते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते, इसलिए तुमने पिस्तौल हाथ में मौजूद होने के बावजूद मुझ पर अचानक हमला किया था। तुम मुझे चोरी छुपे मार गिराने की कोशिश में तो नाकाम रहे। अगर हिम्मत है तो आमने सामने मुकाबला करके दिखाओ, देखता हूँ तुम में कितना दम है। मैंने उसकी मक्कारी पर दिल ही दिल में उस पर लानतें भेजी और बज़ाहिर बेफिक्र लहजे में बोला, मुझे तुम पर अपनी ताकत की धाक बिठाने का कोई शौक नहीं है, मगर मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहता था, मगर लगता है अब एक गोली जाया करनी पड़ेगी। मैं जिस काम से अंदर घुसा था वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब मुझे तुम्हें गोली मारने में कोई मसला नहीं है। जब तक तुम्हारे साथी गोली चलने की आवाज सुनकर उस तरफ का रुख करेंगे, मैं बाउंड्री फांद कर निकल जाऊंगा जहां मेरे साथी गाड़ी के साथ मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसका एतमाद कुछ शिकस्ता और मुंतशिर करने के लिए लगभग हवा में तीर चलाया था, मगर उसके चेहरे के तासुरात में अचानक तब्दीली से लगा कि धूल में लठ लग गया है। उसने बौखलाए लहजे में कहा, काम? कौन सा काम? तुम क्या करके यहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। ऐसे में क्या करोगे पूछकर, चलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर बता देता हूँ। मुझे 5,000 रुपए में यहाँ के एडमिन रतन के दफ्तर की तलाशी लेकर वहाँ से एक फाइल और एक किताब चुराने का ठेका मिला था। सिर्फ 1 घंटे की मेहनत से मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब मुझे बस तुम्हारी खोपड़ी उड़ाकर यहाँ से निकलना है। रतन का नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंका। हैरानी और तशवीश से उसकी आंखें फैल गई थी। उसने हकलाते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, मुझे एक ऐसे बदनसीब से झूठ बोलने की क्या जरूरत है जो कुछ ही देर में मेरे हाथों मरने वाला है। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया तो उस फाइल और किताब का नाम भी बता दूं। उस फाइल का नाम है तारापुर एटमी प्लांट को लाहक सिक्योरिटी के खतरात, और उसमें होमी जे भाभा के हाथ की लिखी हुई दस्तावेजात मौजूद हैं, जबकि उस किताब में अमेरिका में एक एटमी प्लांट की तबाही की तफसीलात और उन पर होमी जे भाभा ही के तबसरे भी मौजूद हैं। मेरे इस इंकिशाफ ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। वर्तमान का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे खदशा महसूस हुआ कि कहीं वो जज्बा हुब्बुल वतनी के हाथों मजबूर होकर मुझ पर हमला न कर दे, जबकि हालात की मजबूरी ऐसी थी कि मैं चाहने के बावजूद उस पर गोली नहीं चला सकता था। मैंने फैसला किया कि उसकी तरफ से अंधाधुंध यलगार की नौबत आने से पहले ही उसे अपने अल्फाज के जाल में मजीद फंसाने की कोशिश करूं। इससे पहले कि वो अपने सदमे पर गालिब आता, मैंने अपने लहजे में नरमी लाते हुए कहा, देखो भाई, मैं 2 नंबर धंधे करता हूँ
और मुझे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करना है, चाहे किसी भी तरह हाथ लगे। मगर तुम्हारी तरह मैं भी इंडियन हूँ और मुझे उस एटमी प्लांट को नुकसान पहुंचाने से कोई दिलचस्पी नहीं, न ही मैं बिलावजह अपने देश के रखवालों की जान लेना चाहता हूँ। वर्तमान ने बेयकीन नजरों से मुझे देखा। मैंने बदस्तूर नर्म मुदाफियाना लहजे में कहा, मैंने तुमसे झूठ कहा है। मैंने तुम्हारे मचान पर पहरा देने वाले बंदूक बरदार साथी को मजबूरन गोली जरूर मारी है, मगर मेरा ख्याल है वो सिर्फ घायल हुआ है और बच जाएगा। इसी तरह नीचे वाले कमरे में मौजूद तुम्हारे दोनों साथियों को भी मैंने सिर्फ बेहोश किया है। उनमें से एक को मैंने स्टव पर चाय बनाते हुए अचानक छाप लिया था, जबकि पलंग पर खराटे लेते दूसरे सिपाही को भी खोपड़ी बजाकर सिर्फ बेहोश किया था। यकीन न आए तो मेरे साथ नीचे चलकर अपनी आंखों से देख लो। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करता रहा। फिर हद्दुल इम्कान मजबूत लहजे में पूछा, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? अगर मुझे गोली मार कर भागना चाहते हो तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैंने पिस्तौल का रुख बदस्तूर उसकी तरफ रखा, मगर लहजा मजीद दोस्ताना कर लिया। कहा, देखो यार, तुम मानो या न मानो, सच ये है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरा काम पूरा हो गया तो तुम्हारे खून से हाथ रंग कर अपना जुर्म मजीद संगीन बनाने का मुझे क्या फायदा होगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ से आसानी से फरार होने में कामयाब हो जाऊं। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे बेयकीनी और उम्मीद के अजीब मिले जुले तासुरात नजर आए। मैंने उसकी गुमगू की कैफियत से मजीद फायदा उठाने के लिए कहा, अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? या तुम मुझे किसी तरह यकीन दिला दो कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहे बगैर यहाँ से जाने की कोशिश करूं तो तुम पीछे से मुझ पर हमला नहीं करोगे। मेरी पेशकश सुनकर वो वाज़े तौर पर तजब्जुब में मुब्तला हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला कुन लहजे में कहा, अगर तुम वाकई मुझे कत्ल नहीं करना चाहते तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने कहा, बस तो फिर मसला ही हल हो गया, बस तुम मुझे। उसने मेरी बात काट कर कहा, अच्छा तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नीचे कमरे तक चलो, मैं तुम्हें अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दूंगा। उसके बाद मैं चार दीवारी के दूसरी तरफ उतर कर गायब हो जाऊंगा। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर कुछ फिक्रमंद लहजे में बोला, मगर ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारी मुझे गच्चा देने की कोशिश हो। मुझे डर है कि मैं जैसे ही तुम्हारी जद पे आऊंगा पिस्तौल से जरब लगाकर मेरा काम तमाम कर दोगे। मैंने मसालेहत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा अंदेशा अपनी जगह पर बेबुनियाद नहीं। चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे हमले की जद से बाहर रहते हुए नीचे चलो। मैं तुम्हारे जीने के चौथे पांचवें पायदान पर पहुंचने पर उधर दीवार के करीब खड़ा रहूंगा। जब तुम आखिरी पायदान के करीब होगे तो मैं जीने के ऊपर से तुम्हें अपने निशाने पर ले लूंगा। फिर तुम जीने से 10 कदम हटकर मेरे नीचे उतरने का इंतजार करोगे। फिर तुम मुझसे 10 कदम का फासला रखते हुए कमरे में जाओगे और कुंडी अंदर से बंद कर लोगे। उसके बाद मैं भी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दूंगा। इस तरह हम दोनों अपना अपना मकसद हासिल कर लेंगे। मगर ये जहन में रखना कि तुमने इस दौरान में फरार होने की या मेरे खिलाफ कोई और हरबा आजमाने की कोशिश की तो मैं फायर करने का खतरा भूलकर बेदरेग तुम्हें गोली मार दूंगा। वो मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज गौर से सुन रहा था। उसने मजबूत लहजे में मुझे यकीन दिलाया, बोला, तुम फिक्र न करो, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। मुझे पता है मैं मर गया तो मेरे घर वालों को 5-6 हजार रुपया इनाम और पेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने मुतमईन लहजे में कहा, तुमने सब कुछ ठीक सोचा है, मुझे तुम्हारा तरीका मंजूर है। तभी मैंने उसकी सोच जांचने के लिए कहा, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें कब तक अंदर बंद रहना पड़ेगा? उसने बिला झिझक कहा, सुबह सवेरे हमारा नाश्ता आ जाता है, बस चंद ही घंटों की बात है। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मगर अब ये तुम्हें भी सोचना है कि तुम अपने अफसरों के सामने क्या जवाब दोगे। तुम्हारे तीनों साथी मेरे हाथों जख्मी हो गए, जबकि तुम्हारा बाल भी बीका न हुआ। मेरा मशवरा है तुम भी सुबह होने से पहले अपने सर पर छोटी मोटी चोट लगाकर लेट जाना, ताकि नाश्ता लाने वालों को तुम बेहोश मिलो। वर्तमान ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाकर मेरी तायद की। एन उसी वक्त मुझे मचान की तरफ से आने वाली खड़खड़ाहट आमेज सीटी की आवाज ने चौंका दिया, जैसे कोई रेडियो की फ्रीक्वेंसी वाला डायल अपने स्टेशन से जरा हट गया हो। मैंने चौंक कर सवालिया नजरों से वर्तमान की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैं समझ गया कि ये कैसी आवाज है। मैंने नजरें वर्तमान पर गाड़ते हुए पूछा, तुम्हारे ख्याल में वायरलेस पर इस वक्त कहाँ से राब्ता किया जा रहा होगा? वर्तमान ने शाने उचकाकर कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन बजरंग मान ये जानना चाह रहा हो कि सब ठीक है। वो तीसरे चौथे दिन बारी बारी 8 चौकियों से राब्ता करता है।
اس کے علاوہ ہم چوکیوں والے گارڈز بھی رابطہ کر کے کبھی کبھار گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی۔ اس دوران میں وائرلیس مسلسل شور مچا رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر صورتحال پر غور کیا اور پھر ورتمان سے پوچھا، اگر یہ پیغام وصول نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا؟ ورتمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو کال کرنے والا سمجھے گا کہ فریکوینسی میں کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنا اضطراب چھپاتے ہوئے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ کہا، یعنی کال کرنے والا رابطہ نہ ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ کوشش کرے گا۔ اگر دوسری بار بھی رابطہ نہ ہوا تو کال کرنے والا کیا کرے گا؟ ورتمان نے کہا، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ رابطے کی کوشش کرنے والا کون ہے۔ اگر کسی دوسری چوکی سے محض گپ شپ کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی تو ممکن ہے رابطہ کرنے والا وقت گزاری کے لیے ہماری بجائے کسی دوسری چوکی پر تعینات جوانوں سے بات کر لے۔ میں نے کہا، اور اگر وائرلیس کے دوسری طرف سیکیورٹی انچارج بجرنگ ہوا اور تم لوگ ایک دو کوششوں کے باوجود کال ریسیو نہ کرو تو کیا ہوگا؟ ورتمان نے لا علمی کے اظہار کے لیے ایک بار شانے اچکائے۔ بولا، یہ تو بجرنگ کے موڈ پر ہے، کافی گرم مزاج افسر ہے۔ دوسری کوشش میں بھی ہم نے کال ریسیو نہ کی تو کل شام ڈیوٹی سنبھالتے ہی ہم چاروں کو بلا کر کال ریسیو نہ کرنے کی وجہ پوچھے گا۔ ظاہر ہے ہمارا کوئی جواب اسے مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں جسمانی سزا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن کے لیے ہمارا راشن بند کر دے، تنخواہ میں کٹوتی کی سفارش بھی کر سکتا ہے، اور کسی اہم مقصد کے لیے کال کرنے کی ناکام کوشش کی ہو تو شاید تینوں سزائیں ایک ساتھ دے ڈالے۔ اس دوران میں وائرلیس تھک ہار کر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے تیز لہجے میں ورتمان کو مخاطب کر کے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صورتحال جاننے کے لیے گشت لگانے والے گارڈز کو یہاں بھیج دیں۔ میری بات سن کر ورتمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ بولا، اگر وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہو اور 2-3 یا زیادہ سے زیادہ 4 بار کوشش کے باوجود رابطہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو لازماً ایسا ہی کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے غصے میں آگ بگولا ہو کر جیپ بھگاتا ہوا خود یہاں پہنچ جائے۔ ورتمان نے آخر میں جو کہا وہ بے حد تشویشناک تھا۔ مجھے فوری طور پر اس خطرے کا ازالہ کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا تھا۔ ایک امید یہ بھی تھی کہ ورتمان کے کہنے کے مطابق شاید دوسری بار رابطے کی کوشش ہی نہ کی جائے، مگر چند ہی ثانیوں میں یہ خوش فہمی دور ہو گئی۔ وائرلیس ایک بار پھر اپنی گریح آواز میں واویلا کرنے لگا۔ میں یکلخت ایک فیصلے پر پہنچ گیا، اس کے ساتھ ہی میرا اضطراب ختم ہو گیا۔ میں نے برفیلے لہجے میں ورتمان کو مخاطب کیا، کہا، میری بات غور سے سنو، ابھی اور اسی وقت جا کر وائرلیس کال وصول کرو اور دوسری طرف موجود شخص کی بات سنو کہ اس نے کیوں رابطہ کیا ہے، پھر اس کی بات کے مطابق جواب دو۔ اگر وہ کال وصول کرنے میں دیر کی وجہ پوچھے تو کہو کہ تم اور تمہارے ساتھی چائے پی رہے تھے، لیکن کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں اگلی سانس نصیب نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ میرے لہجے کی قطعیت اور شفافی اسے میرے ارادوں کے اٹل ہونے کا یقین دلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے پستول کی نال سے اسے مچان کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ چابی بھرے کھلونے کی طرح حرکت میں آ گیا۔ میں نے اس کے زینے کی 3 سیڑھیاں چڑھنے کا انتظار کیا اور پھر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ زینے کی سیڑھیاں میں نے اکڑوں حالت میں عبور کی اور پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ورتمان کے پیچھے پیچھے سامنے منڈیر کے ساتھ رکھی میز کی طرف بڑھا، جہاں برطانوی ساختہ 62 نمبر وائرلیس ابھی تک جھرجھرا رہا تھا۔ میں میز سے کوئی 2 گز پہلے رک گیا اور اپنے بریٹا کی نال کا رخ ورتمان کی کھوپڑی کی طرف کر دیا۔ ورتمان نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور وائرلیس کا سننے والا چونگا اٹھاتے ہوئے 62 نمبر وائرلیس کی مخصوص کل گھمائی اور انگریزی میں اپنا اور اپنی چوکی کا تعارف کروایا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وائرلیس کے دوسری طرف کسی نے بھاری غصیلے لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، پہلی بار کال ریسیو کیوں نہیں کی سپاہی ورتمان؟ دوسری ٹرائی پر بھی اتنی دیر لگا دی؟ تم دونوں ڈیوٹی دے رہے ہو یا نیند پوری کر رہے ہو؟ ورتمان نے میرے بریٹا کی نال کی جنبش پر قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نو سر، ہم دونوں پوری طرح الرٹ ہیں، مگر وائرلیس نے پہلی بار رنگ دی ہے کیپٹن بجرنگ مان سر۔ اٹھانے میں تھوڑی دیر اس لیے ہو گئی کہ ہم دونوں نچلی چھت پر چائے پی رہے تھے۔ حکم کریں کیسے یاد کیا؟ کیپٹن بجرنگ کا نام سن کر میں چونکا اور مزید چوکنا ہو گیا۔ اب ورتمان کی زبان سے نکلنے والا ایک الٹا سیدھا لفظ یا اشارہ مجھے مشکل میں پھنسا سکتا تھا۔ میں نے بریٹا ترچھا کر کے ورتمان کو جتا دیا کہ گولی پستول کے چیمبر میں موجود ہے اور اس کی کھوپڑی اڑانے کے لیے بس لبلبی دبانے کی دیر ہے۔ میرا خاموش پیغام پورے ابلاغ کے ساتھ ورتمان تک پہنچ گیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر مجھے اشارتاً اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ ادھر کیپٹن بجرنگ کہہ رہا تھا، میری بات غور سے سنو سپاہی ورتمان، مجھے ابھی لانس نائک اوریش کے ساتھ موٹر سائیکل پر پیٹرول ڈیوٹی دینے والے سوار پرشوتم کی کال موصول ہوئی ہے۔ کیپٹن بجرنگ کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر مجھے اچھا خاصا شدید اعصابی جھٹکا لگا۔
परशुत्तम नामी वो खबीस फौजी मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा फर्श शनास निकला था। उधर वायरलेस के दूसरे सिरे पर मौजूद कैप्टन बजरंग बोला, तुम मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हो सिपाही वर्तमान? उसने बताया कि पेट्रोल के आखिरी चक्कर में ऐसा लगा था कि उसने किसी इंसान या जानवर को सड़क की तरफ से भागकर जंगल में घुसते देखा है। कैप्टन बजरंग ने एक बार फिर तस्दीक हासिल की कि वर्तमान उसकी बात गौर से सुन और समझ रहा है। फिर उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, लांस नायक कुरैश ने सवार परशुत्तम के इस दावे को वहम कहा है और सवार परशुत्तम ने भी तस्लीम किया है कि उसे रेत पर किसी जानवर या इंसान के कदमों के निशान जंगल की तरफ जाते नजर नहीं आए, मगर एहतियात का तकाजा है कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ। उस नामालूम जानवर या इंसान को तुम्हारी पोस्ट के आसपास ही देखा गया है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि तुम दोनों अब से सुबह तक इस तरह ड्यूटी दो कि तुम दोनों में से एक बारी बारी गन पर रहेगा और दूसरा दूरबीन से मुसलसल आसपास का जायजा लेता रहेगा, ताकि कोई भी नकलो हरकत फौरन नजरों में आ जाए। अगर वो कोई इंट्रूडर हो तो उसे अलर्ट किए बगैर उड़ा देना। समझ में आ गई मेरी बात? वर्तमान ने मेरी कड़ी नजरों की तपिश सहारते हुए उसे यकीन दिलाया कि उसके हुक्म पर हर्फ ब हर्फ अमल किया जाएगा। दूसरी तरफ से इजाजत मिलने पर उसने ओवर एंड आउट कहकर राब्ता खत्म कर दिया। फिर उसने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ, सवार परशुत्तम ने मुझे ही देखा था। अगर वो दोनों मेरी तलाश में जंगल में घुसते तो पहले उन दोनों को ऊपर पहुंचा देता। वर्तमान ने कदरे घबराहट के साथ मेरी तरफ देखा और फिर कहा, तुम मुझे तो नहीं मारोगे ना? मैंने तो कैप्टन बजरंग मान को मुतमईन करने की पूरी कोशिश की है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसी सूरत में तुम्हारी जान लूंगा कि तुम खुद मेरी जान लेने पर तुल जाओ। उसने कदरे खौफजदा लहजे में कहा, तुम बेफिक्र रहो, मुझे अपनी जान देने का कोई शौक नहीं है। अब तो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं करना पड़ेगी कि कोई हमारी पोस्ट पर हमलावर हुआ था, बल्कि मैं तो कहूंगा कि चौकी पर हल्ला बोलने वाले हथियारबंदों की तादाद कम से कम 4-5 थी। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, बस अब तुम जल्दी से नीचे चलो, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। ऐसा न हो कि कैप्टन बजरंग पूरी तरह मुतमईन न हुआ हो और वो अपनी किसी टीम को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भेज दे, या जैसा कि तुमने कहा खुद यहाँ चला आए। उसने इस बात में सर हिला दिया, मगर फिर उसने चौंक कर पूछा, एक बात समझ नहीं आई, अगर कोई हर्ज न समझो तो बता दो। मैंने शाहाना लहजे में कहा, हाँ पूछो, अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो जरूर बताऊंगा। उसने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, जब मैं वायरलेस पर कैप्टन बजरंग मान का पैगाम वसूल करने गया था तो तुम किसी जानवर की तरह चारों हाथ पांव पर चलते हुए मेरे पीछे वहां क्यों आए थे? मैंने उसकी बात सुनकर हल्का सा कहा लगाया। कहा, अरे यार, इतनी सी बात नहीं समझे। तुमने बताया था कि तुम लोग इस वायरलेस पर बाकी चौकी वाले गार्ड से भी बातें करते रहते हो। मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ से करीब तरीन चौकी पर ड्यूटी देने वाले किसी गार्ड ने दूरबीन से तुम्हारी चौकी का जायजा लिया हो और वो चौकी इतनी देर तक खाली देखकर परेशान हो गया हो और उसने तुम लोगों की खैरियत जानने के लिए तुमसे राब्ता किया हो और उस वक्त भी दूरबीन आंखों से लगाए इस चौकी का जायजा ले रहा हो। ऐसे में अगर मैं खड़ी हालत में चलते हुए तुम्हारे पीछे वायरलेस तक जाता तो बआसानी उसकी नजरों में आ सकता था। एक अजनबी को बगैर वर्दी के चौकी में दंतनाते देखकर वो चौंक जाता और तुमसे जरूर पूछता। ऐसे में तुम कोई बहाना तराशते, वो हरगिज मुतमईन न होता और शायद तुमसे बात खत्म होते ही सीधा कैप्टन बजरंग को खबरदार करता। अब समझ में आई बात? उसने खौफजदा सी आंखों से मुझे देखा। बोला, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, तुम मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक हो। मैंने खुखार हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुमने वायरलेस की तरफ जाते और कैप्टन बजरंग का पैगाम वसूल करके वापस आते हुए अच्छी तरह भांप लिया है कि तुम्हारा साथी गोली खाकर परलोक सिधार चुका है। मगर मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि मैंने उसे मजबूरन मारा है, लेकिन मुझे बिला वजह तुम्हारी जान लेने से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब चलो, मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने उसकी आंखों में खौफ की सफेदी देखी, लेकिन मैंने उसकी कैफियत नजरअंदाज कर दी और उल्टे कदमों दाएं तरफ हटते हुए उसे जीने की तरफ बढ़ने का इशारा किया। मगर उसने मेरे मुंडेर से टेक लगाने तक कदम नहीं उठाए और जीने तक के रास्ते में मुसलसल मुझ पर नजरें जमाए रहा। जीने के इब्तिदाई पायदान उतरते हुए भी वो बगौर मेरा जायजा लेता रहा, हत्ता कि वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर दौड़कर जीने के ऊपर पहुंचा और बरेटा की नाल का रुख जीने के निचले सिरे की तरफ कर दिया। ऐन उसी वक्त वर्तमान का हयूला मुझे आखिरी पायदान पर कदम रखता नजर आया। वो यकीनन ऊपर ही देख रहा होगा। मैंने गंभीर लहजे में कहा, नीचे उतरने के बाद तुम दीवार के पास जाकर खड़े हो जाओ। तुम्हें मेरे नीचे उतरने तक अपनी जगह से नहीं हिलना है, समझ गए? उसने गालिबन इस बात में सर हिलाया और फिर मैंने उसे उल्टे पांव चार दीवारी की तरफ बढ़ते देखा।
फिर वो दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। मैं पायदानों की तरफ पीठ करके एहतियात से जीने से नीचे उतरा। मुझे बखूबी एहसास था कि वो नीम तारीक माहौल का फायदा उठाकर मुझ पर हमलावर हो सकता है या मुनासिब मौका देखकर मुझे मार गिराने का कोई हरबा आजमा सकता है, और कुछ नहीं तो रास्ते में पड़ा कोई पत्थर उठाकर मुझ पर खींच मारने में उसे सिर्फ 1-2 लम्हे लगते, खुसूसन ऐसी सूरत में कि उसे अंदाजा था कि मैं उस पर गोली चलाने से बचने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कमरे के कोने से मुड़ने के बाद मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। वो ढीले ढाले कदमों से दीवार के साथ साथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं बेआवाज कदमों से गैर महसूस अंदाज में उसके करीब होने लगा, ताहम इतना फासला जरूर रखा कि उसने दरवाजे के सामने पहुंचकर मेरी तरफ देखा तो उसे हैरानी का झटका नहीं लगा। मैंने इशारे से उसे अंदर जाने को कहा। उसकी नजरों से ओझल होते ही मैं बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ा और बस 1-2 सानियों के अंदर दरवाजा पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। एक हल्का सा धमाका हुआ। अगले ही लम्हे मैंने बाहर से कुंडी लगा दी। मुझे बखूबी अंदाजा था कि अंदर पहुंचकर सरसरी जायजा लेते ही उसके सर पर बम फटेगा और वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि वो गुस्से का किसी ऐसे अंदाज में इजहार करे कि मुझे उसे ठिकाने लगाने के लिए कोई गैर महफूज तरीका इख्तियार करना पड़े। अब वो अंदर बंद हो चुका है तो मैं इत्मीनान का सांस ले सकता हूँ कि अब बाकी कहानी इंशाल्लाह मेरे बनाए हुए प्लॉट के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद मैं वहां से दूर जाने या अपने मंसूबे के अगले मरहले की तरफ पेशकदमी करने की बजाय दरवाजे के ऐन सामने से हटकर किवाड़ से कान लगाकर खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैंने कुछ ही देर में वर्तमान की सदमे और तैश के मिले जुले तासुरात से भरपूर आवाज सुनी। उसने अपने मुर्दार साथी को बारी बारी नाम लेकर पुकारा और फिर वो आहो बुका करने लगा। वो अपने भगवान को पुकार कर फरियाद कर रहा था कि उसके साथियों के साथ ये क्या हो गया। वो बाकायदा बैन करके रो रहा था। मैं बेहिस्सो हरकत ये सब सुनता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वर्तमान का रोना पीटना कर्बनाक सिसकियों और आहों में तब्दील होता गया। फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उस पर रंजो अलम की जगह गुस्सा तारी होने लगा और मुझे तरह तरह के मुगल्लज़ाना अलकाब से नवाजने लगा। इब्तिदा में उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी मगर फिर उसकी आवाज बुलंद होने लगी। अब उसके लहजे में जारहियत नुमाया थी। वो अब मुझे अपने साथियों की दर्दनाक मौत का बदला लेने और मुझे इबरतनाक अंजाम से दो चार करने के अज़्म का इजहार कर रहा था। मैं उसके लहजे और आहंग में आने वाली इस नुमाया तब्दीली की वजह से भी बखूबी वाकिफ था। हकीकत यह है कि मुझे पहले ही इसका अंदाजा बल्कि यकीन था। मैंने खूब सोच समझ कर उसे कमरे में बंद करने का फैसला किया था, क्योंकि तमाम जमा तकसीम के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे महफूज अंदाज में ठिकाने लगाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। मैंने शतरंज की एक बाजी जमाई थी और अब तक वर्तमान नामी वो मोहरा मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक पेशकदमी कर रहा था और उसने अब तक अपने साथियों की मौत पर और उसके बाद जो रद्द अमल जाहिर किया था वो भी मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था।